द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग भाग 1। नेशनलिज्म का प्रसार तब होता है जब एक देश में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि वे सब एक ही देश का हिस्सा हैं, जब वे एक ऐसी एकता की खोज करते हैं जो उन सबको बांधे रखती है। अब सवाल ये उठता है कि एक देश का विचार लोगों के मस्तिष्क में कैसे पनपा। हिस्ट्री और फिक्शन, फोकलोर और सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स और सिंबल्स, इन सब ने नेशनलिज्म के निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश की आइडेंटिटी अक्सर एक फिगर या इमेज से सिंबलाइज होती है। इससे लोगों के मस्तिष्क में एक इमेज बनती है जिससे लोग एक पूरे देश के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं। 20वीं सेंचुरी में नेशनलिज्म की ग्रोथ के साथ भारतवर्ष के सब लोग भारत को भारत माता की इमेज के साथ जोड़कर देखने लगे थे। ये इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा, जो कि मातृभूमि के लिए एक गीत था। इसके बाद वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल आनंद मठ में भी शामिल किया गया और ये गीत स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पूरे बंगाल में व्यापक रूप से गाया गया। स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की प्रसिद्ध इमेज बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को काम, कंपोज्ड, डिवाइन और स्पिरिचुअल फिगर के रूप में दिखाया गया है। बाद के सालों में भारत माता की इमेज जैसे जैसे अलग अलग पॉपुलर प्रिंट्स में सर्कुलेट हुई और विभिन्न आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई, इसने अलग अलग फॉर्म्स इख्तियार की। भारत माता की फिगर के प्रति डिवोशन नेशनलिज्म के एविडेंस के रूप में देखा जाने लगा। इंडियन फोकलोर की रिवाइवल के मूवमेंट के साथ भी नेशनलिज्म को डेवलप करने में मदद मिली। लेट 19वीं सेंचुरी में नेशनलिस्ट ने बार्ड्स द्वारा गाई जाने वाली फोक टेल्स को रिकॉर्ड करना आरंभ किया। इन्होंने गांव-गांव में घूम घूम के फोक सॉन्ग्स और फोक लेजेंड्स इकट्ठी की। नेशनलिस्ट का मानना था कि ये कहानियां ट्रेडिशनल कल्चर की एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करती हैं। ट्रेडिशनल कल्चर जिसको कि आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा करप्ट और डैमेज कर दिया गया था। इस फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना बहुत आवश्यक था। इसी के सहारे एक व्यक्ति अपनी नेशनल आइडेंटिटी तलाश सकता था और इन्हीं की मदद से लोगों को अपने पास्ट पर गर्व का एहसास हो सकता था। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद बैलेज, नर्सरी राइम्स और मिथ्स इकट्ठी की। फोक रिवाइवल की मूवमेंट का नेतृत्व बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने एक बहुत बड़ी 4 वॉल्यूम की तमिल फोक टेल्स की कलेक्शन पब्लिश की। इसका नाम था द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। उनका मानना था कि फोकलोर नेशनल लिटरेचर है। इनके द्वारा बहुत विश्वसनीय तरीके से आम जनमानस के विचार और उनके गुण पोर्ट्रे किए जा सकते थे। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ी, नेशनलिस्ट लीडर्स इन आइकन्स और सिंबल्स के बारे में ज्यादा जागरूक हुए और इन आइकन्स और सिंबल्स ने लोगों को एकजुट करने में और नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा देने में बहुत मदद की। कलेक्टिव बिलोंगिंग भाग 2। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर शामिल थे, डिजाइन किया गया। इस झंडे में 8 कमल के फूल भी थे जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। साथ ही साथ एक क्रेसेंट मून भी था जो हिंदू और मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा डिजाइन कर लिया था।
ये एक बार फिर से ट्राई कलर था, जिसमें रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर शामिल थे और बीच में एक घूमता हुआ पहिया था जो गांधी जी के सेल्फ हेल्प के आइडिया का प्रतिनिधित्व करता था। विरोध प्रदर्शनों के दौरान झंडे को ऊंचा उठाकर चलना अंग्रेजों के प्रति विरोध का एक सिंबल बन चुका था। नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए एक और तरीका था हमारे इतिहास की रीइंटरप्रिटेशन। 19वीं सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे भारतीयों का ये मानना था, भारतीय लोगों में भारत के प्रति गर्व पैदा करने के लिए हमारी हिस्ट्री को एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत थी। इंडियंस ने अपने इतिहास को देखना शुरू किया और इन्होंने इतिहास में इंडिया की महान अचीवमेंट्स को डिस्कवर करने का प्रयास किया। एंशिएंट टाइम के इंडिया के ग्लोरियस डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा गया। उस काल के बारे में लिखा गया जब इंडिया में आर्ट और आर्किटेक्चर, साइंस और मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर, लॉ और फिलॉसफी, क्राफ्ट्स और ट्रेड फ्लरिश हुए थे। इनके अनुसार ये काल हमारे देश का ग्लोरियस टाइम था और इसके बाद जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ तो इंडिया का डिक्लाइन आरंभ हुआ। ये नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज पढ़ने वालों को इंडिया के इतिहास की महान उपलब्धियों में गर्व का एहसास करवाती थीं और लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती थीं ताकि वे ब्रिटिश रूल में अपनी मिजरेबल कंडीशंस को बदल सकें।